जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना अजीत एकेडमी परिवार में। दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज करा दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। मतलब इसमें 3 सदिश राशि है, एक अदिश राशि को बताना है कि कौन अदिश राशि है। वेग, आवेग, यंग, कमापांक, त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यंग कमापान एक अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि और त्वरण भी सदिश राशि है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। डैश आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। क्या आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है दोस्तों? सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, सिलियरी बॉडी आंखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि एक आयरन जिस पर 100 वाट अंकित हैं तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट में होगी। किलोवाट में क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है दोस्तों? तो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम सब जानते हैं कि रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाता है तो क्या होता है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लॉजिकल और इजी भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बन जाएगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? सारी बर्फ तली में बैठ जाएगा, मतलब बर्फ नीचे जाएगा, बैठ जाएगा गिलास में, या बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा। जब बर्फ गलेगा तो जल का जो स्तर है कम हो जाएगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा, जल बाहर बहने लगेगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नंबर। जब बर्फ ग्लास में रहेगा दोस्तों तो कुछ जगह घेरता है, जब बर्फ पिघलेगा दोस्तों तो वही जगह वो पूरा कर देता है, जिससे जल स्तर उतना ही रहता है दोस्तों, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। बिग स्मॉल
मतलब बड़ा का उल्टा छोटा दिया है, तो हाई हाई का उल्टा क्या होगा दोस्तों? लो, स्लो, फास्ट, रैपिड। क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा लो, ऑप्शन ए लो होगा दोस्तों। चूज इन द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड का चुनाव करना है दोस्तों, सही शब्द का चुनाव करना है दोस्तों। एस्टिलेटर्स ऑप्शन बी है विविल्ड। ऑप्शन सी ऑन फॉरेन सीन। ऑप्शन डी विसिसियस। इसमें सही कौन है दोस्तों? इसमें सही ऑप्शन है विसिसियस। इसका मतलब होता है कट्टू। इसका मतलब होता है कट्टू, बाकी सब गलत ऑप्शन है। कट्टू होता है इसका ऑप्शन, कट्टू। अविभाज्य में कौन सा समास है? अविभाज्य में कौन सा समास है दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में अविभाज्य में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? समास का वह रूप जिसमें दो पद मिलकर तीसरा पद का निर्माण करता है। अविभाज्य मतलब जो विभाज्य ना हो सके, तीसरा पद का निर्माण कर रहा है दोस्तों, उसे बहुव्रीहि कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व जिसका दोनों पद प्रधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दोस्तों। मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है? मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है दोस्तों? तो यह किस वाच्य में है दोस्तों? कृति वाच्य में है दोस्तों, कृति वाच्य में है दोस्तों, कृति वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है दोस्तों बहुवचन में। ऑप्शन बी, होश शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित का IUPAC नाम है, जो दिया गया है इसका IUPAC नाम क्या है दोस्तों? तो इसका IUPAC नाम होगा दोस्तों CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें 5 आयन है दोस्तों, 5 आयन है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। एक हेक्सिन 5 आयन, यूपीएससी नाम ऑप्शन बी हो जाएगा, एक हेक्सिन 5 आयन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है दोस्तों? नोवल्जीन एक पीड़ाहारी दवा है दोस्तों। एक ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी है, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लोरोमाइसिटिन एवं पेनिसिलिन प्रमुख एंटीबायोटिक हैं। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लोरोमाइसिटिन एवं पेनिसिलिन प्रमुख एंटीबायोटिक हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये तीनों एंटीबायोटिक हैं। ये नोवालिजिन पीड़ाहारी है दोस्तों, पीड़ाहारी दवा। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों टेरिलीन। ऑप्शन ए टेरिलीन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
दोस्तों टेरिलिन इथिलीन ग्लाइकोन एवं टेरिफिलॉन अम्ल का एक बहुलक होता है। दोस्तों पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन किसका बहुलक होता है दोस्तों? पॉलीथीन एथीन का बहुलक होता है दोस्तों, एथीन। पॉलीथीन एथीन का बहुलक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन में थोड़ा वेट होता है, लेकिन अगर इसको आप कर जाते हैं तो इसके बाद फिर एग्ज़ाम में आपके लिए उतना वेट नहीं बच जाता है दोस्तों। या फिर भी किरण पब्लिकेशन वगैरह है तो उसमें उतना वेट नहीं होता है दोस्तों, तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा। अगर हायर लेवल का पढ़ाई करेंगे तो नीचे वाला खुद ब खुद बन जाएगा। तो इसमें रुक्मणी पब्लिकेशन में थोड़ा वेट है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। तो 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? कौन होगा दोस्तों? 2Mg + O2 2MgO, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। यह रासायनिक समीकरण संतुलित हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर कॉलम 1 में दी गई स्पीसीज को कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका सही हो जाएगा क्रिप्टन का आर्गन 3d5 4s इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्रिप्टन का। Fe2 का हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0। C का 1 हो जाएगा दोस्तों। बच गया कौन? वहीं D का 2 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? तो कौन बहुलक नहीं है दोस्तों? घी बहुलक नहीं है। घी बहुलक नहीं है, यह वसा है। घी क्या है दोस्तों? वसा है, वसा। घी वसा है दोस्तों। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी तथा विटामिन ई पाया जाता है। घी में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन डी। घी में पाया जाता है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी तथा विटामिन ई पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन दिया है सी, इसमें 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है दोस्तों। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? 17 नंबर क्वेश्चन है। ग्लैक्टोज मोनोसैकेराइड्स, यही सुमेलित है दोस्तों, बाकी सब सुमेलित नहीं है। स्टार्च, डाइसैकेराइड्स ये सब सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, क्या है दोस्तों? सात संयोजन बंध है दोस्तों। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं दोस्तों? 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। प्रकाशग्राही कोशिकाएं डेट इज शलाका तथा शंकु उपस्थित होती हैं। शलाका तथा शंकु उपस्थित होती हैं दोस्तों।
कहाँ उपस्थित होता है दोस्तों? शलाका तथा तंतु उपस्थित होता है रेटिना में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन सी, रेटिना में। और 19 नंबर क्वेश्चन कराए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। निम्न में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है दोस्तों? एलेटेरिया कार्डामोमस, एलेटेरिया कार्डामोमम से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है दोस्तों। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा तथ्य सही नहीं होगा दोस्तों? ये पाचन में सहायक होते हैं, ये सही नहीं है दोस्तों। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होगा, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका नामकरण फंक ने किया था। विटामिन की खोज और नामकरण किसने किया था दोस्तों? फंक ने, फंक नामक वैज्ञानिक ने। यह पाचन में सहायक नहीं होता है दोस्तों। तेईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है दोस्तों। नीचे लिखे कौकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है दोस्तों? मोरकेला एस्क्यूलेंटा, मोरकेला एस्क्यूलेंटा खाने के लिए उपयुक्त हैं। संचरणीय रोग का मुख्य कारण है, संचरणीय रोग का मुख्य कारण है दोस्तों घरेलू मक्खी। संचरणीय रोग कम्युनिकेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो फैलाती हैं, ये मक्खी उड़ उड़ के फैलाती है। बाकी चींटी से तो फैलेगा नहीं, बकरी से फैलेगा नहीं, मकड़ी से फैलेगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? किस पदार्थ की कमी होती है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण भी कहते हैं। निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में पानी और तरल पदार्थों की कमी होने लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लाइपेज का श्रावण होता है, लाइपेज का श्रावण होता है, लाइपेज का श्रावण कब होता है दोस्तों? अमाशय अग्नाशय ग्रहणी। लाइपेज का श्रावण होता है कहाँ से? अमाशय अग्नाशय और ग्रहणी से दोस्तों। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया कहते हैं दोस्तों। बढ़ी हुई हृदय दर को टेकिकार्डिया, जब हार्ट बीट बढ़ जाए उसके क्या कहेंगे? टेकिकार्डिया बोलते हैं दोस्तों। यदि हृदय दर अनियमित होता है, जैसे कभी कभी अचानक बढ़ जाना या अचानक घट जाना, एराइथीमिया। अगर अचानक घट जाए तो एराइथीमिया, अचानक बढ़ जाए तो टेकिकार्डिया। दोस्तों औसतन हृदय धड़कन की दर 60 से 100 के बीच होनी चाहिए, 60 से 100 के बीच होनी चाहिए। रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है, रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है, रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है, रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है। कितना होता है दोस्तों? 80 से 100 mg, 80 से 100 mg या 100 ml, बस इतना ही होना चाहिए दोस्तों। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग होता है। किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से। पेनक्रियाज में पाए जाने वाले लैंगरहैंस दीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है। दोस्तों पेनक्रियाज में पाए जाने वाले लैंगरहैंस की दीपिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन,
जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। किस एंजाइम क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन। ऑप्शन ए पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30 नंबर। निम्न में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? निम्न में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? कौन से फसल से दोस्तों? सनई, सरसों, जूट, अलसी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अलसी, ऑप्शन नंबर डी। इससे तेल और रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं दोस्तों। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकियोलॉजी से बना है। इकोलॉजी शब्द डैश ओकियोलॉजी से बना है। किस शब्द से इकोलॉजी बना है दोस्तों? यूनानी, स्पेनिश, लैटिन, फ्रांसीसी। तो ये बना है दोस्तों यूनानी से। इकोलॉजी यूनानी भाषा से बना है दोस्तों। दी गई भिन्न में से किसी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं? जैसे दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं? दोस्तों किसी दी गई भिन्न से अनंत बनाई जा सकती है, ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में भारतीय होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? तो ये बीपीएससी टीचर वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, तो पुणे से। सर्वप्रथम आयरलैंड के नेता रेमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 को अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर में की गई थी दोस्तों, लेकिन अप्रैल में 28 अप्रैल को बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। यह कहाँ की महिला थी दोस्तों? एनी बेसेंट आयरिश यानी आयरलैंड की महिला थी दोस्तों। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी आए हैं, तो इनसे संबंधित सारे प्रश्न करा दे रहे हैं आज। होम रूल लीग आंदोलन में एनी बेसेंट की मुख्य पत्रिका न्यू इंडिया एवं कॉमन बिल तथा तिलक की मराठा, तिलक जी का जो मराठा पत्रिका था, मराठा, वो किस भाषा में था दोस्तों? इंग्लिश में। और केसरी, और इनका केसरी मराठी में था। केसरी मराठी में था। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाल गंगाधर तिलक का मराठा पत्रिका का भाषा क्या था? इंग्लिश, और जो केसरी था उसका मराठी भाषा में था।
वर्ष 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और दूसरी पूछ दे तो सरोजनी नायडू बनी थी दोस्तों 1925 में। 1924 में कौन बना था दोस्तों? गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में बने थे। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया, इससे 5-7 क्वेश्चन बने। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन के जनक एनी बेसेंट को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। सघन वन लाभदायक है दोस्तों। इमारती लकड़ी के लिए है। किसके लिए दोस्तों? इमारती लकड़ी के लिए। ऑप्शन डी। होचिमिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? होचिमिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। होचिमिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद होची मिन ने सन 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की एवं अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है दोस्तों? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों? तो जीवा। ऑप्शन डी होगा, जीवा। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में के कमान ज्ञात कीजिए। मैथ के क्वेश्चन चलते हैं जीके जीएस में। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों। श्रीलंका, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव। सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है दोस्तों। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है दोस्तों। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिला। बताइए, ब्रिटेन इतना शक्तिशाली देश था उस समय कि लगभग 75 से 80 देशों पर कब्जा किया था। 75 से 80 देशों को गुलाम बनाया था। हम लोग भी गुलाम थे दोस्तों, ब्रिटेन का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द पैगोडा का भूमि किसको कहा जाता है दोस्तों? म्यांमार। यस, म्यांमार होगा दोस्तों। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है दोस्तों। ड्रैगन का देश चीन को। ड्रैगन का देश ड्रैगन का देश चीन को कहा जाता है दोस्तों। ड्रैगन। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है दोस्तों। कंगारू। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। सब नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। वहाँ अधिकतर लोग काले पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों।
3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित हैं? यह तीनों बौद्ध स्थल किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में पाए जाते हैं दोस्तों। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ है दोस्तों? बोध गया में है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पीटी उषा है। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पिलवालकंडी टेकापर्विल उषा। पीटी उषा को ही उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है दोस्तों। सुनील गावस्कर प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। सुनील गावस्कर प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर। सचिन तेंदुलकर को क्या बोला जाता है दोस्तों? मास्टर ब्लास्टर। द टर्मिनेटर किसको कहा जाता है दोस्तों? हरभजन सिंह का उपनाम है भज्जी। माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? फुटबॉल। माराडोना एक फुटबॉलर था दोस्तों। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से किसको पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से किसको पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था? मोहम्मद गौरी को। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों। मोहम्मद गौरी को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद 1192 में हुआ दोस्तों। 1192 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जस्ट 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तराइन का तृतीय युद्ध पूछ देता हूँ दोस्तों। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में एल्दौज को पराजित किया था। किसको? एल्दौज को पराजित किया था दोस्तों। एल्दौज कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। पृथ्वीराज चौहान का बेटा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था यह गौरी का गुलाम था, तो इसने बदला लिया था अपने गुरु का हार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आगरा शहर, आगरा जैसा शहर कौन बसा सकता है दोस्तों? सिकंदर जैसा आदमी बसा सकता है। जो सिकंदर होगा वहीं तो आगरा शहर बसाएगा दोस्तों। सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर। बलोर लोदी नहीं, ये सब नहीं, सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर का निर्माण कर 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया।
1504 में आगरा नामक शहर बनाया और 1506 में अपना राजधानी आगरा बनाया। सिकंदर शाह लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। सिकंदर शाह लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी को हम गुलरुखी के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर शाह लोधी ये जो था दोस्तों, ये गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, इसलिए इसको गुलरुखी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने माप का एक पैमाना चलाया था जिसका नाम था गजे सिकंदर। गजे सिकंदर माप का एक पैमाना होता था इनके ज़माने में, ये इस साहब ने चलवाए थे, जिसका नाम था गजे सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों? ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। किसको संबोधित किया जाता है दोस्तों? मुसोलिन। ड्यूस के उपनाम से मुसोलिन को ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। इन्हें फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। इनके दल का नाम फासिस्टवाद था, जिसकी स्थापना मिलान शहर में की गई थी। हिटलर का उपनाम क्या था दोस्तों? हिटलर का उपनाम फ्यूहरर था दोस्तों। नेपोलियन का उपनाम क्या था दोस्तों? नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन का उपनाम लिटिल कॉर्पोरल। लौह चांसलर आयरन मैन के नाम से बिस्मार्क को जाना जाता है। लौह और रक्त का नीति बिस्मार्क ने ही अपनाया था दोस्तों। लौह चांसलर आयरन मैन के नाम से बिस्मार्क को जाना जाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है दोस्तों? मतानचेरी पैलेस केरल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र। आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन डी। शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है और सबसे चमकीला ग्रह भी। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 10 घंटा सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है दोस्तों। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों। बस मेरा सेशन सुन जाइएगा दोस्तों, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा से कर जाइएगा दोस्तों। बस आप सेशन एक बार 2 बार सुनते जाइए। मैं एक क्वेश्चन को एक बार 2 बार ऐसे ही रिपीट करता जा रहा हूँ दोस्तों, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो इम्पोर्टेंट है उससे 5-7 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा की तरह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ऋणी पर। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है ऋणी पर। मतलब जो कर्ज लेता है दोस्तों उसको ऋणी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वास्तविक आय या जनसंख्या। वास्तविक आय बट्टा जनसंख्या बराबर क्या होगी? वास्तविक आय बट्टा जनसंख्या बराबर क्या होगा दोस्तों? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है दोस्तों। ऐसे प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक आय बट्टा जनसंख्या। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले बताया था मैंने, अभी 5-7 क्वेश्चन पहले बताया था कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का अध्यक्ष रहे थे?
तो एक कब 1924 में बेलगांव कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी के नेताओं कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे, इस निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई थी दोस्तों। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। सर सैयद अहमद खां। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होते हुए भी कभी भी अध्यक्षता नहीं किया था। दोस्तों कहा जाता है गरम दल के नेता लाल बाल पाल इसमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो बाल गंगाधर तिलक। ये बेचारे जब चुने जाते थे तब इन्हें जेल हो जाती थी। जेल इसलिए नहीं हो जाती थी कि क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों से अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। ये गरम दल के नेता थे, कुछ कर देते थे उदंडई, बस चले जाते थे अंदर, तो अध्यक्ष बनते बनते रह जाते थे दोस्तों। पचपन और क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कम उम्र का तो हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र का। और सबसे अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति भी अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। 1940 से 45 तक इन्होंने रहा था। उस समय सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, अब्दुल कलाम आज़ाद का। और सबसे कम उम्र के अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे, जो आगे चल के भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद को ही बनाया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब? 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे, लेकिन कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था दोस्तों? अमेरिका से। एलन ऑक्टेवियन मजिस्ट्रेट थे दोस्तों। एलन ऑक्टेवियन मजिस्ट्रेट थे, कहाँ के? इटावा के। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने से पहले एलन ऑक्टेवियन क्या करते थे? तो मजिस्ट्रेट थे, कहाँ के? इटावा के। अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1923 में इन्होंने अध्यक्षता भी किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद अब तक का सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन पूना में होना था, प्रथम अधिवेशन, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण अधिवेशन को रद्द करके बम्बई में कराया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 ईस्वी और 45 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए, मतलब 40 से 45 तक कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। एक ऑप्शन है दोस्तों आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जी 1898 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आनंद मोहन बोस 1898 में मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे दोस्तों। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। मैं जब सेट कराता हूँ तो दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन पढ़ा के आगे जाओ, जो इम्पोर्टेंट लगता है उससे पूरा क्वेश्चन करा देते हैं हम, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? किसने करवाया था दोस्तों?
लॉर्ड मेयो ने करवाया था। लॉर्ड मेयो ने वर्ष 1872 में पहली बार सांख्यिकीय सर्वेक्षण, मतलब समझ रहे हो दोस्तों, भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण मतलब जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना करवाया था। लॉर्ड मेयो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय हैं जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान हो गया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल में गए थे, वहीं एक कैदी ने इन्हें चाकू मार के हत्या कर दिया। दोस्तों, लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज तथा 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने राजस्थान में के अजमेर में मेयो कॉलेज, अपने नाम पे ही मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल 1856 से 62 और 1858 से वायसराय तक रहा। क्वेश्चन आता है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल 1856 से 62, 58 से वायसराय। कैनिंग के समय भारत का शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है 1857 के सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर था। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, है दोस्तों, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है दोस्तों? परतदार चट्टान। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? परतदार। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डी, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है दोस्तों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और हितवाद के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, एनिवेसेंट नहीं होगा। यह एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, बाकी सब ठंडी जलधारा है। कच्चा तीबूद्वीप विवाद किन देशों के बीच था? कच्चा तीबूद्वीप विवाद किन देशों के बीच था? भारत श्रीलंका। कच्चा तीबूद्वीप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? कौन निर्देशित करता है? अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग के संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग। भाग 14 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। यूनियन पब्लिक सर्विस।
संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 23 तक किया गया है। आयकर एक क्या है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री को कौन सा पद दिलाता है? तो राष्ट्रपति। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? 7वें संवैधानिक संशोधन। 7वां संवैधानिक संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1992 में। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू ने रखा था दोस्तों। उद्देश्य संकल्प यानी प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है? कितना तक बढ़ सकता है दोस्तों? 25,000 रुपये। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना 25,000 तक बढ़ सकता है दोस्तों। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? किसमें शामिल है दोस्तों? दल बदल। कोई नेता इस पार्टी से जीत के उसमें जाता है, उसी को दल बदल बोलते हैं दोस्तों। दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। पंजाब का निम्न में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? रबी की फसलों से कटाई से संबंधित है दोस्तों पंजाब में बैसाखी। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित भारत की प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट। इस पर एक मूवी बना था दोस्तों, नीरजा नाम का एक मूवी बना था। सोनम कपूर एक्ट्रेस ने इस पर सीन किया था। कुछ आतंकवादियों द्वारा प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है दोस्तों, तो नीरजा भनोट ने उन यात्रियों की जान बचाई थी, इसलिए इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश % की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। यह सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल। साक्षर इसका 61.82% की साक्षरता दर से के साथ सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का। जीडीपी अपस्फीति कारक को डैश मूल्य
अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। अंतर्निहित जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना जीडीपी का प्रमुख उपयोग है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? किन भारतीयों को शामिल किया है दोस्तों? एस राजामौली और शाहरुख खान सबसे प्रभावशाली लोग हैं। एस राजामौली और शाहरुख खान, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। एस राजामौली डायरेक्टर हैं आरआर मूवी का। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? कानून एवं न्याय मंत्री किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अर्जुन राम मेघवाल। इसके पहले किरण रिजिजू थे। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? दोस्तों? शाई होप, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज विकेटकीपर शाई होप। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशन विलियम फ्रीडकिन का अगस्त 2023 में निधन हुआ। वे किस देश के थे दोस्तों? अमेरिका के ही डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड जीतते ही हैं। किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? इराक। इराक ने समलैंगिकता शब्द के स्थान पर यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन का चुनाव करना है दोस्तों। मैं खाता ही तो हूँ। आई डू इट। यस, आई डू इट। ऑप्शन है इज राइट। मैं खाता ही तो हूँ। अठासी नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिनोन्स। सही सिनोनिम का चुनाव करना है रिनोन्स का। रिनोस, तो सबसे पहले रिनोस का मतलब जानेंगे। रिनोस का मतलब होता है दोस्तों त्यागना। सिनोनिम्स मतलब इससे मिलता जुलता कौन होगा दोस्तों? गिव अप होगा दोस्तों। त्यागना, गिव अप। बाकी फर्स्ट ऑप्शन है एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। मगअप का मतलब याद करना होता है, मगअप। एडॉप्ट मतलब ग्रहण करना। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस का चुनाव करना है दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन है। आई मेड ए मिस्टेक। यस, ऑप्शन डी इज राइट। आई मेड ए मिस्टेक। चूज सुटेबल टेंस का चुनाव करना है दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन है। आई डॉट फॉर ए वॉक डेली। आई वेंट, आई गोज, आई गो, आई गोइंग। क्या होगा दोस्तों? आई गो फॉर ए वॉक डेली, ऑप्शन सी। 90 नंबर का ऑप्शन सी होगा। 91 नंबर। चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड क्लेवर। चूज द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड क्लेवर में नाउन की पहचान करनी है दोस्तों।
तो इसका सही हो जाएगा क्लेवरनेस। क्लीवरनेस क्लीवरनेस हो जाएगा दोस्तों। किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है, जड़त्व। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा मतलब हमेशा गति में रहता है, स्थितिज अस्थिर रहता है। दोस्तों न्यूटन की प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। 94 निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध बल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। सबसे छोटा कार्बन अबंध पाया जाता है। सबसे छोटा कार्बन अबंध पाया जाता है एसिटिलीन में। सबसे छोटा एसिटिलीन में। इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। इज्जत 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 प्रतिष्ठित होने की अवस्था या भाव बोला जाता है ना दोस्तों। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई मतलब स्त्रीलिंग। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इनमें से किस कारक का चिन्ह है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये तो अलगाव का कारण है। अपादान से कर्ता ने कर्म को करण से अपादान। कुल का अर्थ है किनारा। कुल का अर्थ है किनारा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। इतना मेहनत किया जाता है दोस्तों, रात भर जग के। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन है। विस्मृत का अर्थ है विस्मृत, भूला हुआ। जिसको याद ना रहे, भूला हुआ को विस्मृत कहा जाता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप लगे रहिए एग्ज़ाम के तैयारी में। धन्यवाद।